भारत ने ऐतिहासिक तौर पे फिलिस्तीनी लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो जो सबब हैं, उसका समर्थन किया है और दो राज्य समाधान यानी कि टू स्टेट सोल्यूशन का ही पूरा समर्थन किया है। हमने फिलिस्तीनियों के लिए जो भी मदद कर सकते थे वो मदद की है, राजनीतिक, आर्थिक। तो ये भारत की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल साफ है। फिलिस्तीन की जायज मांगों पर भारत के समर्थन के क्या है मायने, इस पर यह कहना है विष्णु प्रकाश का, जो पूर्व राजनयिक हैं। नमस्कार, आज है मंगलवार 18 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में। उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गुजरात से टकराया चक्रवाती तूफान ताउते। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। एनडीआरएफ की 44 टीमें राज्य में तैनात। इससे पहले कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा चुका है साइक्लोन। अब तक कुल 12 की हुई मौत। नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल के 3 विधायक और एक पूर्व नेता की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत के दिए थे आदेश। उधर नारदा स्टिंग करने वाले पत्रकार ने उठाए सवाल। पूछा, मामले में टीएमसी छोड़ बीजेपी नेता बने शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल, क्यों नहीं हो रही पूछताछ? कोरोना के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन। कहा, प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों पहले कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में इस पर हुई थी चर्चा। इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने कोविड मरीजों के मैनेजमेंट के लिए रिवाइज्ड क्लिनिकल गाइडलाइन जारी की। पहलवान सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम। हत्या के मामले में तलाश रही दिल्ली पुलिस। दिल्ली की अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और 6 अन्य लोगों के खिलाफ 2 दिन पहले जारी किया था गैर जमानती वारंट। अब खबरें काम की। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट। एक दिन में 26,616 नए केस आए सामने। 516 की गई जान। 48,211 मरीज हुए ठीक। उधर दिल्ली में 9% से भी कम हुआ कोरोना पॉजिटिविटी रेट। 5 अप्रैल के बाद पहली बार 5,000 से कम नए मामले आए सामने। सीबीएसई की तरह अब यूपी बोर्ड भी 10वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी में। बोर्ड ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को हाई स्कूल के छात्रों के छमाही और प्री बोर्ड के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का दिया निर्देश। आज शाम तक किसी भी हाल में अपलोडिंग खत्म करने पर है जोर। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, इजराइल फिलिस्तीन जंग में किस पक्ष के साथ है भारत। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश से। इजराइल और गाजा के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने हिंसक हमलों की कड़ी निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भारत के फिलिस्तीन को समर्थन की बात को माना जा रहा है। विष्णु प्रकाश जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में भारत के इस बयान का मतलब आपसे समझना चाहते हैं कि हम फिलिस्तीन के जस्ट कॉज यानी उसकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं और 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत मामले के हल के लिए वचनबद्ध हैं। नमस्कार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत ने ऐतिहासिक तौर पे फिलिस्तीनी लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो सबब हैं, उसका समर्थन किया है और 2 राज्य समाधान यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन का ही पूरा समर्थन किया है। हमने फिलिस्तीनियों के लिए जो भी मदद कर सकते थे वो मदद की है, राजनीतिक, आर्थिक। तो ये भारत की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल साफ है और मजबूत है।
अब दिक्कत ये है कि फिलिस्तीनियों का और इजराइल का बहुत बार ये डिफरेंसेस सामने आ जाते हैं और शांति भंग हो जाती है। और इस बार भी यही हुआ है। भारत में, जैसे आपने कहा कि बहुत भारत वाकई बहुत चिंतित है, और हमने ये दोनों तरफ से आह्वान किया है कि आप यथास्थिति बनाए पहले तो। और जो हिंसा है, दोनों तरफ को ये आह्वान किया है कि इसको बंद करें और तुरंत बातचीत शुरू करें। तो ये हमने कहा है, पर ये मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता नहीं है कि ये अभी इतनी जल्दी सुलझ जाएगा, क्योंकि इस बार तकरीबन 3,000 रॉकेट फिलिस्तीनियों ने गाजा से इजरायलियों पर दागे हैं। और जो इजराइल का जवाब है, वो कई बार ये होता है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो वो हो रहा है। और पर कोशिश ये है सबकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, अमेरिका की, भारत की, कि शांति दोबारा से बहाल की जाए। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, उसी तरह के भारत के एक बयान में एक बैलेंस अप्रोच भी दिखी। तिरुमूर्ति ने इजरायल में रहने वाली भारतीय नागरिक की मौत का जिक्र करते हुए गाजा की तरफ से होने वाली अंधाधुंध फायरिंग की निंदा की और कहा कि इजरायल का अटैक जवाबी कार्रवाई था। तो इस संतुलित बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या भारत किसी एक पक्ष की तरफ नहीं दिखना चाहता? भारत एक पक्ष की तरफ नहीं दिखना चाहता, पर इसका कारण ये नहीं है कि भारत बैलेंस करना चाह रहा है। पर हकीकत कुछ ऐसी है कि एक तरफ से कुछ शुरू होता है, दूसरी तरफ से उसका जवाब आता है, और ऐसे हर बार ये बढ़ता जाता है। मैं आपके श्रोताओं को याद करवा दूं कि 2014 में इस तरह की हिंसा की घटनाएं काफी दिनों तक चली, और 2000 से ज्यादा लोग, आम नागरिक तकरीबन, और कुछ हमास के जो लोग थे, उनका निधन हुआ। और मुश्किल ये है कि हमास अभी तक, आप जानते हैं कि फिलिस्तीनी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हमास है और दूसरा अल फतह है। अल फतह भी पहले हिंसा का सहारा लेते थे, उन्होंने बंद कर दिया है। पर हमास एक तरह से आतंकवाद का साथ का दामन पकड़ लेता है और हिंसा की घटनाएं करता है। तो आज के दिन में आतंकवाद का कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई कारण नहीं है आतंकवाद का। जो मर्जी आपकी मुश्किलातें हो या आपकी ग्रीवेंसेस हो, पर आतंकवाद का सहारा लेना गलत है, और हमास वही कर रहा है। इस पर भी ये हुआ कि जब इन्होंने इजराइल को कहा कि आप अल अक्सा जो मॉस्क है उसको 6 बजे तक खाली कर दीजिए, और उन्होंने नहीं किया, तो तकरीबन 120 रॉकेट दाग दिए। तो और इस तरह की कार्रवाई करने से शांति भंग होती है और हिंसा बढ़ती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिक कारण भी है इस बार ऐसी हिंसा का, और या जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसका। जो नेतन्याहू साहब है प्रधानमंत्री, उन्होंने 4 बार चुनाव करवा दिया है, पर वो अपने सरकार नहीं बना पाए हैं। और वो एक तरह से केयर टेकर है, और वो हर बार ये दिखाना चाहते हैं कि बड़े सशक्त नेता हैं, बड़े दृढ़ हैं, और वो इजराइल की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी हकीकत है कि जो जवाबी कार्रवाई है वो जरूरत से ज्यादा तीव्र है, और इसलिए भारत को ये कहना पड़ा है कि दोनों पक्ष से ये जो हिंसा की घटनाएं हैं एकदम से बंद हो और बातचीत का सहारा लिया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई समाधान है नहीं। जी, भारत के इस बैलेंस अप्रोच के बावजूद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के धन्यवाद वाले ट्वीट पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू ने उनका साथ देने के लिए 25 देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आतंकी हमलों के खिलाफ सेल्फ डिफेंस के हमारे अधिकार का समर्थन करने का आपका शुक्रिया।
इसके साथ ही उन्होंने इन समर्थक देशों के झंडे भी अपने ट्वीट में लगाए, जिनमें यूएस, ब्रिटेन, ब्राजील, जर्मनी और कनाडा शामिल है। भारत का नाम इसमें नहीं है। इस पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं। तो भारत को धन्यवाद ना देने के पीछे क्या वजह दिखती है? देखिए, हम जो पोजीशन लेते हैं वो पोजीशन लेते हैं जो हमारी समझ के हिसाब से ठीक है। एक उत्तरदायित्व होता है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, तो एक उत्तरदायित्व है और वो उत्तरदायित्व निभाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो आवाज हो वो एक आवाज में कुछ सच्चाई हो, कुछ तथ्य हो। तो वो हमने किया है और हमने हकीकत बयान की है। तो अब इजराइल के साथ हमारे बहुत दोस्ताना संबंध हैं। इजराइल हमारे लिए ने हमारा साथ दिया है, हमने इजराइल के साथ दिया है। पर कभी भी दोस्तों में भी अगर मतभेद हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जिनको धन्यवाद देना चाहते थे दिया, पर हमने जो किया वो एक बैलेंस अप्रोच नहीं, पर एक जो रियलिटी है उसको देखते हुए बयान दिया है और वही हमारे लिए हमारी स्टैंडिंग है, वही हमारी साख है। और इसी के यही कारण है कि भारत की प्रतिष्ठा बहुत है अंतर्राष्ट्रीय समाज में। जी, इस वक्त जहां इजराइल फिलिस्तीन विवाद में दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है, सबने अपने अपने पक्ष ले लिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल हर जटिल मुद्दे पर भारत का साथ देता आया है, लेकिन भारत ने खुलकर उसका साथ नहीं दिया है। तो ये जो भारत का यहाँ पर पक्ष है, वो उसकी क्या कूटनीति दर्शाता है? इसमें मैं समझता हूँ कि कूटनीति नहीं है। कई बार स्थिति ये आ जाती है जब इन लोगों की जानें बचानी हो, जब विनाश बचाना हो, तो आपको वो करना पड़ता है जो कि हकीकत हो, और तभी आपकी बात लोग सुनते हैं। अब जैसे मैंने जिक्र करने की कोशिश की कि दोनों तरफ के से हिंसा हुई है। शुरुआत फिलिस्तीनियों ने की है, हमने उसकी निंदा की, पर जो जवाब है वो शायद जरूरत से ज्यादा मजबूत है। अब देखिए, तकरीब 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मृत्यु हो गई है। ये भी सत्य है और हमने ये भी मानते हैं हम लोग कि जो फिलिस्तीनी आतंकवादी हैं कुछ, वो ऐसी जगह पे शरण लेते हैं या छुप जाते हैं जहां की आम लोग भी होते हैं, तो कॉमन मैन को या सिविलियंस को ढाल बनाते हैं। पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जान का, माल का। और तो इसका हल क्या है? अगर हम कहें कि एक तरफ की गलती है तो वो गलत होगा। तो हमने एक जो सोच के, समझ के और एक ऐसी अप्रोच ली है जो कि हकीकत को बयान करती है। और एक हमारा इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है, तो फिलिस्तीनियों की हमने सपोर्ट की है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा की जो घटनाएं हैं वो बंद हो और दोबारा से यथास्थिति बहाल हो और बातचीत का दौर शुरू हो, क्योंकि हम जानते हैं और हमने सदा यही किया है, किसी भी मुश्किल जो समस्या, मुश्किल से मुश्किल जो हमारे पड़ोसियों के साथ होती है, उसको भी हमने बातचीत के द्वारा ही हल करने की कोशिश की। विष्णु प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपियन मार्केट्स में नरमी का रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई। 1933 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का जन्म। 2017 में हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीमा लागू का निधन। बात करते हैं मौसम की। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तट पर कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। केरल, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। अब बारी सुविचार की। चाणक्य ने कहा था, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं।
तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।